नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा 500 पीवाई क्वेश्चन जो है वो कवर करा रहे हैं। इसके 39 पार्ट आ चुके हैं, ये इसका 40वां पार्ट है। ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं करंट से संबंधित है। ठीक है, ये पीवाई के वो क्वेश्चन जो करंट से संबंधित है। ये कैसे हो गया, देखिए हम वो क्वेश्चन लेते हैं जो हाल ही में कोई भी टॉपिक यदि करंट के अंदर है और उस टॉपिक से संबंधित यदि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके क्या बेनिफिट मिलते हैं? इसके बेनिफिट ये होते हैं कि इसके द्वारा वो टॉपिक करंट के अंदर जो है चर्चाओं में है वो आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये टॉपिक चर्चाओं में है और ये मेरा तैयार भी हो गया। अब उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पैटर्न में पूछा जा सकता है, ये पैटर्न भी पता चल जाता है। और कैसे क्वेश्चन क्रिएट होता है किसी टॉपिक से, ये हमें पता चल जाता है। यानी कि हमें एनालाइज कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, वो टॉपिक भी तैयार हो जाता है। तो ये 500 टॉपिक है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया था कि भारतीय अनुपमर्ग यानी कि बारहसिंगा की उस उपप्रजाति को जो पक्की भूमि पर फैलती फूलती है यानी कि फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्या वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है या मानस राष्ट्रीय उद्यान है या लाई वन्यजीव अभ्यारण्य है या ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो वो कौन सा है? देखिए, कोई भी चीज यदि चर्चाओं में है वो किसके लिए परिचित है? मान लीजिए किसी पक्षी किसी भी जीव के लिए वो क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सके वो राष्ट्रीय उद्यान या किसी अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आ जाए जो हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में चल रहे हैं, तो उससे संबंधित मान लीजिए सूची के ऊपर क्वेश्चन हो जाए, ये कहाँ पर स्थित है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य दे दिए जाए या फिर टाइगर रिजर्व दे दिए जाए, उनकी उपस्थिति वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी से संबंधित है, मान लीजिए किसी भी टाइप से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ये उसका एक टाइप है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के राज्य पशु अनुपमर्ग यानी कि बारहसिंगा के संरक्षण के लिए उन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि और टाइगर रिजर्व में लाया जा रहा है। तो उस टाइम पीरियड पे ये इसलिए चर्चाओं में आ गया। कौन सा टाइगर चर्चाओं में आ गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चर्चाओं में आया और आपसे पूछ ले गया कि ये किससे संबंधित है, क्या कौन इसके संरक्षण में है, किस चीज को इसके बारहसिंगा है क्या है उनको संरक्षण में लिया जा रहा है और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में वो संरक्षण में लिया जा रहा है। यानी कि बेसिकली चर्चाओं में कौन आया? चर्चाओं में आया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान चर्चाओं में आया। ठीक है, तो ऐसे ही यदि किसी भी वजह से कोई चीज चर्चाओं में आ जाती है, कोई टाइगर रिजर्व चर्चाओं में आ जाता है, कोई राष्ट्रीय उद्यान, कोई अभ्यारण्य, कोई भी चीज चर्चाओं में आती है, तो उसमें हमें फोकस करना है कि किसी भी टाइप से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ये इस टाइप से हुआ है, आंसर आपको पता चल गया। मगर यहाँ पर केवल आंसर जानने के लिए नहीं आए हैं, वो पैटर्न पता करने के लिए आए हैं, वो टॉपिक तैयार करने के लिए आए हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यानी कि बारहसिंगा विलुप्त होने के करीब। हालांकि संरक्षण के प्रयासों के चलते वर्तमान में इसकी जो जनसंख्या है लगभग 800 है। उस टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, यह हिरण सतपुड़ा पहाड़ियों के मैकाल श्रेणी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व स्थानिक है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ कैपिटल प्रजनन और आवास सुधार जैसे उपायों का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है, इस टॉपिक के बारे में कहां पर स्थित है वो हमें पता चल चुका है। इसका आंसर है ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था कि जो GL-10 है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है वो आखिर है क्या? तो इस कोई भी विमान क्रिएट होता है, कोई भी नासा को संबंधित है, कोई मिशन है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक पैटर्न है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो GL-10 है नासा द्वारा विकसित 10 इंजनों के साथ बैटरी से संचालन चलने वाला एक विमान है जो कि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है एवं एक विमान की तरह ही कुशलता से उड़ भी सकता है। यह एक दूसरे से संचालित होने वाला विमान है जिसमें 5 मीटर विंग स्पैन है, यानी कि जो उसकी विंग है वो 5 मीटर है। ठीक है, पंखों पर 8 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं, टेल पर 2 इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं तथा टेक ऑफ पर अधिकतम 28.1 किलोग्राम वजन होता है। ठीक है, यानी कि वो 28.1 का किलोग्राम वजन लेके उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो ये पता चल चुका है कि एक टॉपिक उस टाइम पीरियड पे ये चर्चाओं में था, हाल ही में कुछ अन्य चीज चर्चा में हो सकती है, तो उस पर हमें फोकस करना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है NSG द्वारा प्रक्षेपित एक विद्युत विमान है। तो इसका आंसर ए हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? क्या वो बनारस के एक जरी वस्त्र एवं साड़ी है, या राजस्थानी दाल बाटी चूरमा है, तिरुपति लड्डू है? तो कौन सा है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में जिसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, हम शॉर्ट वीडियो में बताते रहते हैं, लगातार करंट के अपडेट देते रहते हैं, किसको जीआई टैग प्रदान हुआ है, कौन सी नई योजना लॉन्च हुई है, उस योजना के बारे में बताते हैं। लगातार हमारी शॉर्ट वीडियो जो है वो आती रहती है इस चीज के ऊपर। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोज और शॉर्ट वीडियो में करंट जो है हम अपडेट करते रहते हैं। तो इसके बारे में हल्का जान लेते हैं। देखिए, भौगोलिक संकेत जो कि इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट होता है। ठीक है, दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था, तो ये भी एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, बनारस की जरी वस्त्र और साड़ी, तिरुपति का लड्डू को जीआई टैग मिला है, जबकि राजस्थान की दाल बाटी चूरमा को नहीं मिला है। ये बेसिक था, ये एक फैक्ट था जो आपको पता चल गया। किन किन को मिला है ये आपको पता चल गया। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा है उसको नहीं मिला है। ये क्यों मिलता है, किस चीज को मिलता है, ये पता चल गया। मगर ये जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कोई भी इसको भी भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो कौन कौन है तो वो पता चलेगा आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस के द्वारा। हमारे वीडियोस पड़ी हुए हैं, वहां पर आपको सभी जीआई टैग जो है वो पता चल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सही। ठीक है, 1 और 3 सही है, तो आंसर है इसका सी। आइए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया था कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला कथन क्या है कि यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागरीय तटीय सभी देशों के साथ मध्य एक समझौता है, और दूसरा है कि यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन में से किया गया एक सामरिक गठबंधन है। तो वो क्या है, आइए ये चेक कर लेते हैं। ट्रांस पैसिफिक साझेदारी यानी कि 12 प्रशांत रिम देश हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड है, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता है। यह सभी प्रशांत रिम देशों के बीच एक समझौता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। एक व्यापार समझौता है जो कि 12 प्रशांत रिम देशों के बीच व्यापार निवेश को उदार बनाएगा। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है कि ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि सूची दी गई, देखिए ऐसे सूची क्रिएट, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया कि सूची जो है वो क्रिएट की जा सकती है, तो ये सूची के ऊपर क्वेश्चन है। यदि कोई भी चीज करंट के अंदर चर्चाओं में है तो वो सूची के अंदर भी नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। मान लीजिए उस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनाना है, उसको सूची के अंदर डालना है, कोई राष्ट्रीय उद्यान है, कोई भी है, तो उसको ऐसे सूची के अंदर डाला जा सकता है। एक तरफ क्या है, ऐतिहासिक चीजें हैं जैसे कि बुर्ज होम है, चंद्रकेतु गढ़ है, गणेश्वर है। एक तरफ क्या है, स्थान के लिए विख्यात है, वो किस चीज के लिए विख्यात है, ये चीज पूछी गई। एक तरफ क्या है कि वो किस चीज के लिए विख्यात है, एक तरफ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी सही सुमेलित है, कौन सी नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, कश्मीर घाटी के बुर्ज होम में हड्डियों और पत्थरों से बने उपकरण कर्मकांड के प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जो उपकरण पाए गए हैं, यह एक न्यूलिथिक लोगों की प्राकृतिक सेटिंग का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रकेतुगढ़ में पट्टिकाओं और कामुक कला सहित कई टेराकोटा कलाकृतियों का पता चलता है। खेतड़ी तांबे की खदानों के पास एक गणेश्वर और जोधपुर के स्थलों पर कई तांबे की कलाकृतियां खुदाई गई है। तीर की नोक, भाला, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन और छेनी आदि। ठीक है, गणेश्वर के मुख्य रूप में हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी। पुरातात्विक स्थल का नाम वर्तमान में गांव गिलुन के नाम पर रखा गया था और स्थानीय रूप से इसे मोदिया मगरी के नाम से जाना जाता है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बाढ़ निवास टीला। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कि पहला सुमेलित नहीं है, 2 और 3 सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित हमसे पूछा गया है, तो आंसर हो गया इसका डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या है कि कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। दूसरा है कि मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं और सांपों की कुछ प्रजातियां जरायुज होती हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं इन प्रजातियों के बारे में। देखिए,
हरे समुद्र कछुए ज्यादातर समुद्री घास और शैवाल के शाकाहारी भोजन के लिए अनुकूलित होते हैं। वैक्सों के रूप में ये केवल मुख्य रूप से शाकाहारी समुद्री कछुए हैं। हालांकि वे अंडे सेन यानी कि जो अंडे के अंदर होते हैं सेन से लेकर किशोर आकार तक मांसाहारी होते हैं। सर्जन फिश और पैरेट फिश मछली को दो प्रजातियां हैं जिन्हें अक्सर रीफ शैवाल पर भोजन करते हुए देखा जाता है। मैनेट, जिसे कभी कभी समुद्री गाय कहा जाता है, बड़े स्तनधारी होते हैं जो कि गर्म समुद्र के पानी में रहते हैं। ठीक है, वे उथले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और समुद्री वनस्पति पर भोजन करते हैं। जरायुज सांप प्लेसेंटा और जटी थैली के माध्यम से अपने बच्चों को पोषण करते हैं। बोआ और ग्रीन एनाकोंडा विपिरेप्रेस सांपों के दो उदाहरण हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ये चारों ही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2009 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आइए विचार करते हुए जान लेते हैं कि उनमें से कौन सा सही है। पहला है 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। देखिए ये भी एक पैटर्न है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में जनसंख्या संबंधित, जनसंख्या घनत्व से संबंधित बहुत सारी चीज चर्चाओं में रही हैं, तो हो सकता है इस पैटर्न यानी कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उस पर आपको ध्यान देना है। दूसरा कथन क्या है कि 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 3 गुना हो गई है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये जो फैक्ट दिए गए हैं, ये सही है कि नहीं है, ये चेक हमें करना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या की संगणना के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक जनसंख्या का घनत्व होता है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, ये क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। वर्ष 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 324 लोग रहते थे। ठीक है, और 1951 में यह 117 था। ठीक है, कब था? 1951 के अंदर 117 था, 2001 के अंदर 324 था। ठीक है, इस प्रकार जनसंख्या घनत्व में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है, ना कि 3 गुने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी कि वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या घनत्व 77 थी, यानी कि 77 थी, और यह लगातार एक दशक से बढ़कर 2001 में 324 तक पहुंच गया। वर्ष 2001 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.93 थी, जबकि 1951 में यह 1.25 थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें वृद्धि तो हुई है, लेकिन यह वृद्धि दोगुनी नहीं है। तो जो दोनों कथन हैं ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इसका डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि कभी कभी समाचारों में उल्लेख की जो थर्ड है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो किससे संबंध यानी किसका है? ये थर्ड आप जानते होंगे, ये अमेरिका का सिस्टम है। ये कैसा होता है? ये डिफेंसिव होता है। जैसे मान लीजिए आपने या किसी भी कंट्री ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी किसी अन्य कंट्री पर, यदि उस पर सिस्टम है, थर्ड सिस्टम है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी सुरक्षा कर सकता है। कैसे? वहां से एक मिसाइल लॉन्च होगी जो कि अपने टारगेट को हिट करने से पहले ही ये मिसाइल उसको हिट कर देगी, यानी कि आसमान में या ऊपर ही हवा में उसको ब्लास्ट कर देगी, आपको कुछ का कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो फाइटर जेट भी हो सकता है, वो कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है, कोई भी मिसाइल यदि इसके ऊपर लॉन्च की जाती है जिसके डिफेंस सिस्टम के अंदर आती है, वो उसको अपने रडार के तहत देख लेगा और वहीं पर उसको शूट डाउन कर देगा। तो ये ऐसे काम करता है जहां पर भी ये लगाया जाता है उस एरिया के अंदर, जितना भी एरिया कवर कर सकते हैं वहां पर मान लीजिए किसी भी एरिया को टारगेट किया जाता है, तो यहाँ से मिसाइल लॉन्च होगी और उस चीज को, वो फाइटर जेट है या कोई मिसाइल है, उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये किसका है? ये थर्ड है अमेरिका का। अमेरिका मिसाइल जो प्रतिरोधी प्रणाली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका सी 3 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला क्या है? भारत के संविधान में 44वें संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक अनुच्छेद पेश किया गया। दूसरा क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में भारत के संविधान में 99 संशोधन को रद्द कर दिया है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए, यह वर्ष 1975 में
संविधान के 39वें संशोधन था, जिसके माध्यम से संसद ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को खत्म करने के लिए एक अनुच्छेद पेश किया। इसके बजाय संसद द्वारा गठित एक निकाय को ऐसे चुनावी विवादों को हल करने की शक्ति प्राप्त हो। तो ऐसा उसकी के अंदर था। आगे क्या बोला गया है कि 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए एक प्रावधान किया, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली की जगह, जो हाल ही में क्या चलती है, कोलिजियम प्रणाली चलती है, तो उसके स्थान पर एक अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सिद्धांतों के साथ सत्यों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता। यानी कि कोई अन्य सिस्टम लाया जा रहा था संसद के द्वारा कोलिजियम प्रणाली के तहत, तो न्यायपालिका ने सोचा कि ये हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, तो उसने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो कौन सा रद्द हुआ, 99। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हैं, इनके हिसाब से कौन सा पहला गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि उसने संशोधन को रद्द कर दिया है। तो ये बिल्कुल वहां पर बिल्कुल सही बोला गया है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो गया, केवल 2 यानी कि 20 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछा गया था कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें परागणकारी हैं, यानी कि तीनों में से कौन कौन से परागणकारी, ये तीनों हैं या 2 हैं या 1 है। पहले कौन सा दिया गया है, चमगादड़ दिया गया है, मधुमक्खी दी गई है और पक्षी दिया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, परागण एक पौधे के नर भाग से पौधे के मादा भाग में पराग का हस्तांतरण होता है। जैसे कि वीर्य होता है, जो बीज होता है वो क्या होता है, मादा के भाग में हस्तांतरण, यानी कि वहां पर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह निषेचन और बीज के उत्पादन को सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया सजीव कारकों को हवा द्वारा संपन्न होती है। परागणकारी प्रजातियों के कीड़े, पक्षी, मधुमक्खियां, चमगादड़ शामिल होते हैं, जबकि अन्य कारकों में पानी, हवा, यहाँ तक कि खुद पौधे एक ही फूल के भीतर स्वपरागण भी शामिल होते हैं। परागण अक्सर समान प्रकार की प्रजातियों के मध्य होता है, परंतु यह विभिन्न प्रजातियों के बीच होता है। तो यह प्रकृति में और पौधों के प्रजनन द्वारा संकरण संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। मान लीजिए सेम जैसे कि ह्यूमन है, तो महिला के साथ ही यदि किसी अन्य के साथ हो जाता है तो क्या होगा, संकरण, यानी कि कुछ अन्य प्रकार की चीजें निकलेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेम प्रजाति के कोई भी डॉग हैं या बिल्लियां हैं या कुछ भी जीव हैं, एक प्रकार के ही हैं, तो वो सेम चीजें रहेंगी। यदि कुछ अन्य प्रकार की हैं, मान लीजिए जर्मन है और एक तरफ लेब्रा है, तो इस तरह से इसको क्या बोला जाएगा, इसको संकरण बोला जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है कि ये तीनों ही हैं, चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी भी है। तो आंसर हो गया डी इसका। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप हमसे कुछ अन्य प्रकार का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हमसे करंट पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।